तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एविल क्लैन वर्सेस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड अब शुरू हो चुका था। वही मू चेन ये अभी भी कल्टीवेशन में लगा हुआ था। अब आगे बैटल को शुरू हुए फिलहाल 1 महीने निकल गए थे। काफी ज्यादा खून खराबा हो रहा था, पर न तो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड वाले और न ही एविल क्लैन वाले इनमें से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। और जैसा कि कहा भी जाता है कि वॉर हमेशा ब्रूटल ही होता है। इधर ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के एक इनर रीजन को दिखाया जाता है, जहां पर अचानक से कई सारे डेमोनिक शैडोज प्रकट होते हैं और यहाँ के जो लोग थे इन पर ही अटैक करने लगते हैं। इस दौरान ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड का भी एक बंदा जो कि फिलहाल खून में लथपथ था, वो अपने कुछ साथियों को चिल्लाता है कि हमें कुछ और लोगों की जरूरत है, सिग्नल भेज दो। ऐसे ही करके हर जगह सेम हाल था। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और एक एल्डर को दिखाया जाता है जिनके की बाल सफेद थे और ये फिलहाल अपनी टीम को आदेश दे रहे थे कि एक साथ फाइट करो, हम इन्हें हरा सकते हैं। इनके बगल में भी फिलहाल एक हैंडसम मैन खड़ा था। इनमें से एक थे याओ चेन और दूसरे थे लिंग डायो यानी कि ग्रैंडपा मार्टेल। अब क्योंकि इनके अंडर में वॉर एम्परर भी काम कर रहा था, हालांकि उसे अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी उसे काम करना पड़ता है। याओ चेन फिलहाल यहाँ पर कई सारे टीम बना चुके थे और लिंग डायो भी, और एक एक को आपको कहाँ पर जाना है, आपको कहाँ पर जाना है ये बता रहे थे। अब जो टीम नंबर 30 था, याओ चेन इन 3 लड़कियों की तरफ देखते हैं। अब इसमें कैप्टन लुओली थी और वही जायो जायो और लिंग जिंग ये वाइस कैप्टन्स थी। और फिलहाल याओ चेन इन्हें नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने को कहते हैं। जायो जायो और लिंग जिंग ये भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि लंबे समय से ये इस समय का वेट कर रही थी। अब इनके साथ जो 100 लोग रहते हैं वो उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं और ये तीनों डिसाइड करती हैं कि जिस एरिया में शायद ये जा रही है वहां पर 3 डेमन एम्परर्स हैं, तो इन्हें ही उनसे डील करना पड़ेगा। कुछ ही समय में ये लोग उस डायरेक्शन में पहुंच चुके थे और लुओली की नजर एक डार्क डेमन एम्परर पर था जिसका की स्ट्रेंथ शायद गॉड ग्रेड के हेवनली सॉवरेन के बराबर माना जा सकता है। पर जब इसकी फाइट लुओली से शुरू होती है तो ये काफी जल्दी हारने लगता है और यहाँ से भागने को देखता है क्योंकि लुओली के पास जो पावर था स्पिरिट स्क्रॉल वाला, वो सच में काफी पावरफुल था। अब जब डार्क एम्परर देखता है कि ये भाग नहीं सकता तो ये लुओली की तरफ देख के कहता है कि तुम सच में काफी सुंदर हो, मैं तुम्हें ही पकड़ लेता हूँ। अभी जो डार्क एम्परर था ये कई सारे डेमोनिक शैडोज में बदल जाता है और एक डेमोनिक एनर्जी से लुओली पर अटैक कर देता है। पर जो लुओली के पास स्पिरिट डायग्राम था उसमें से भी एक ऑरा निकलती है और जैसे ही ऑरा उस ब्लैक लाइट को टच करती है, ब्लैक लाइट अपने आप गायब होने लगता है क्योंकि ये जो ग्रेट स्पिरिट एंसेंट डायग्राम था इसका पावर ग्रेट स्पिरिट एंसेंट बॉडी के समान ही था। और कुछ ही समय में इस ऑरा के कारण डार्क एम्परर मारा जाता है। अब लुओली की नजर जायो जायो और लिंग जिंग पर पड़ती है जो कि अभी भी 2 डेमन एम्परर से फाइट कर रही थी। तीनों ने कुछ ही समय में अपने बैटल फिनिश कर लिए थे। अब यहाँ का बैटल फिनिश करने के बाद ये किसी और डायरेक्शन में आगे निकल जाती है। 2 सप्ताह और निकल चुके थे। लुओली वगैरह लगातार बैटल करते रहते हैं। फिलहाल ये एक ऐसे जगह पे पहुंचते हैं जहां पर कई सारे इंसान मारे जा चुके थे। यहाँ का मैटर निपटाने के बाद लुओली इनसे कहती है कि अगर आप लोगों को आराम करना है तो कर सकते हो, पर लिंग जिंग तभी बताती है कि किसी और रीजन में अटैक हो चुका है। लुओली खुद भी थकी हुई थी पर फिर भी ये पूछती है किधर। लिंग जिंग कहती है नॉर्थ हेवेंस कॉन्टिनेंट। अब ये नाम सुनते ही लुओली भी हैरान थी क्योंकि इस जगह को ये बहुत अच्छे से जानती थी। इसी जगह पर इनका नॉर्दर्न्स हेवेंस स्पिरिचुअल एकेडमी है जहां पर इसने 3 से 4 साल गुजारे थे। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और नॉर्दर्न हेवेंस कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है। बाकी कॉन्टिनेंट के मुकाबले यहाँ पर जो डेमन कैलामिटी थी वो कुछ ज्यादा ही था। और फिलहाल यहाँ पर नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी को भी दिखाया जाता है। यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एरिया लगा हुआ था और इसके अंदर में बहुत सारे लोग मौजूद थे। नॉर्दर्न 7 कॉन्टिनेंट के जो भी लोग हार चुके थे फिलहाल इस एकेडमी में आकर छिपे हुए थे और डिसाइपल्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद थे क्योंकि जो बाकी 4 एकेडमीज थी वो भी ट्रांसफर स्पिरिचुअल एरिया के थ्रू कनेक्ट थी, तो वो लोग भी फिलहाल यहीं पे आ चुके थे। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और गॉडेस लू एसोसिएशन जो कि बहुत पहले मू चेन ने ही बनाया था उनके मेंबर्स को दिखाया जाता है। और फिलहाल एक लेडी इनको आदेश दे रही थी कि जो थोड़े बहुत रूम है उन्हें खाली कर लो ताकि जो बाकी लोग आए हुए हैं वो वहां पे रह सके। और इन लेडी का नाम था सुनेर। इनको ये समझा रही थी कि तुम लोग गॉडेस लू एसोसिएशन को और इसके फाउंडर्स मू चेन और लुओली वो कब के ग्रेजुएट होकर छोड़ चुके हैं, पर हमें उनका नाम नहीं खराब करना है, याद रखना। अब ये सुनकर के डिसाइपल्स कहते कि आप टेंशन मत लो, हम पूरा अरेंजमेंट कर देंगे। और यहाँ पर फिलहाल कुछ लोग बात कर रहे थे कि सुनीर ने काफी अच्छा काम किया है मू चेन और लुओली के जाने के बाद। अगर वो दोनों भी देखते तो काफी खुश होते। ये थे चीफ टाई काम और ये बातें कर रहे थे कि सुनीर फिलहाल
स्पिरिचुअल एरे एंसेस्ट्रल मास्टर बन चुकी है। और ये जो एरे था कॉलेज के अंदर में, एकेडमी के अंदर में, ये इसी ने बनाया था। कुछ लोग यहाँ पर और आ चुके थे, जैसे कि शेन कांगशेंग, ली जुआनटोंग। और फिलहाल इन दोनों का पावर लेवल कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन पर पहुंच चुका था और हल्का सही ये हेवनली सॉवरिन लेवल से दूर थे। कांगशेंग भी इस दौरान कहते हैं, यार एकेडमी डेंजर में है और हम कैसे नहीं आते। ली जुआनटोंग भी हाँ में सर हिलाते हैं। और फिलहाल इनके साथ में ये किंगलिंग भी आ चुकी थी। ये किंगलिंग बेसिकली एकेडमी छोड़ के गई नहीं थी, तो यहाँ पर ये भी एल्डर बन चुकी थी। कांगशेंग और जुआनटोंग ये थोड़े इमोशनल थे कॉलेज को अपने देखकर। तभी पीछे से आवाज आती है, ये दो लेडीज थी, कि तुम लोगों भी आजकल इमोशनल होने लगे हो। और इनमें से जो पहली वाली थी वो दिखने में काफी सुंदर थी, और ये थी वेन किंग जुआन। और बगल में इसके टांग की अनिर थी, जो कि फिलहाल फिनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी की डेप्यूटी चीफ बन चुकी थी। अब जब जुआनटोंग वेन किंग जुआन को देखता है तो ये भी हैरान था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इसको मालूम है कि वेन फैमिली कितनी स्ट्रांग है। किंग जुआन बताती है, क्योंकि बैटल है इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। और फिलहाल यहाँ पर जो 5 एकेडमीज हैं उनमें सबसे सेफ नॉर्दर्न सेवेंस एकेडमी है, इसलिए बाकी लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए। क्योंकि जो नॉर्दर्न सी ड्रैगन है फिलहाल उनका पावर लेवल यहाँ पर सबसे ज्यादा है और वो हेवनली सॉवरिन लेवल पर है। और इन्हें यह भी पता था, ये किंगलिंग बताती है कि सुनेर एक और एरे बना रही है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम उस एरे के माध्यम से डिसाइपल्स को कहीं और भेज सकते हैं। इस दौरान ली जुआनटोंग कहता है कि अगर मू चेन और लोली यहाँ पर होते तो शायद सिचुएशन अलग होता। किंग जुआन इस दौरान कहती है कि लोली का न्यूज हमें इन 5 सालों तक तो मिलता रहा, पर मू चेन उसका कुछ पता नहीं है। कांगशेंग ने भी मू चेन का नाम सुना था, पर 5 साल पहले ही। और फिलहाल ऐसा भी रूमर चल रहा था कि मू चेन एविल क्लैन से डर करके छिपा हुआ है। किंग जुआन भी जब ये सुनती है तो ये गुस्से में कहती है कि तुम लोगों को भी मालूम है कि मू चेन कैसा है, वो कभी छिप ही नहीं सकता। कियानर भी सेम बात कहती है। जुआनटोंग हंस रहा था कि सभी लड़कियां और ये सभी मू चेन की तारीफ ही करती हैं। किंगलिंग भी इस दौरान कहती है कि मू चेन वो जल्द ही आएगा। किंगलिंग को पुराने दिन याद आते हैं कि जब ये लोग नॉर्दर्न एकेडमी में एंटर कर रहे थे तो मू चेन के साथ ही ये लोग ट्रैवल किए थे, ये और सुनीर। और किंगलिंग का ये मानना था कि इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में मू चेन बहुत सारे कारनामे करेगा। यहाँ पर मू चेन का एक स्टैचू था, उसकी तरफ देख करके किंगलिंग कहती है कि उम्मीद है मू चेन तुम जल्दी आओगे। पर जब ये अपने पुराने ख्यालों में खोए हुए थे तभी यहाँ पर एक सायरन बजता है और नॉर्दर्न एकेडमी के बाहर कई सारे डेमोनिक ऑरा अब यहाँ पर क्रिएट होने लगी थी, जो कि काफी तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। अब इस मौके को देखकर सुनीर भी यहाँ पर ये किंगलिंग के पास पहुंचती है कि एल्डर सिस्टर ये काफी पैनिक कर रही थी। पर ये किंगलिंग फिलहाल इसे समझाती है कि फिलहाल तुम बच्चों को शांत करो, ये मैटर्स हम देख लेंगे। अब यहाँ पर कांगशेंग और जुआनटोंग ये काफी एक्साइटेड थे कि हमें बहुत समय बाद एक दूसरे के साथ मिल करके फाइट करने वाले हैं। और कांगशेंग मजे भी लेते हैं कि उस समय भी तुम मुझसे थोड़े कमजोर ही थे। पर तभी किंग जुआन कहती है कि मेरे रहते हुए तुम दोनों लोगों को लाइमलाइट नहीं मिलेगा। फिलहाल जब ये लोग बातें कर रहे थे तो अचानक से एक ड्रैगन फिगर यहाँ पर स्पेस में प्रकट होते हैं और इनके सर पर बाल नहीं थे। ये थे लॉर्ड सी ड्रैगन। बच्चे इन्हें देखकर काफी खुश थे, पर नॉर्दर्न सी ड्रैगन ये खुद खुश नहीं थे, क्योंकि डेमोनिक ऑरा को देखकर ये थोड़े हैरान थे। फिलहाल इनके पीछे में चीफ टाई कांग और बाकी भी जो चीफ्स थे अलग अलग सेक्ट के, वो भी आ चुके थे। टाई कांग और नॉर्दर्न सी ड्रैगन दोनों काफी इमोशनल थे कि कुछ भी हो जाए हमें बच्चों को निकालना है, चाहे हम फाइट ऑफ डेथ यानी यहाँ पर मारे भी जाए तो भी। अब ये सब बातें कांगशेंग वगैरह भी सुनते हैं और ये भी एक स्वर में कहते हैं कि हम भी आपके साथ रहेंगे। बट टाई कांग इन्हें समझाते हैं कि तुम लोग फिलहाल हमसे बेटर हो चुके हो, लेकिन तुम फ्यूचर की उम्मीद हो, तो यहाँ मरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि बच्चों के साथ तुम भी निकल जाओगे। शेन कांगशेंग वगैरह फिलहाल कुछ बोलते नहीं है। इधर नॉर्दर्न सी ड्रैगन के कहने पर स्पिरिचुअल एरे को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इधर वो जो डेमोनिक ऑरा निकल रही थी वहां से कई सारे लोग एक साथ प्रकट होते हैं और ये टोटल 7 डेमन एम्परर्स थे। अब इन्हें देखकर तो नॉर्दर्न सी ड्रैगन भी थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन्हें लगा था यार एक आध ही या 2 ज्यादा से ज्यादा डेमन एम्परर आएंगे, पर 7 ये इनके भी लिमिट से बाहर था। और चीफ टाई भी कहते हैं लगता है हमारा एकेडमी आशा समाप्त है। अब ये 7 डेमन एम्परर ये जो एरे था इस पर अटैक करने लगते हैं। इधर टाई कांग कहते हैं कि जल्दी से ट्रांसफर स्पिरिचुअल एरे को रेडी करो ताकि बच्चों को निकाला जा सके। नॉर्दर्न सी ड्रैगन भी कहते हैं कि एरे जैसे ही टूटेगा फिलहाल मैं इनको थोड़ा देर तक होल्ड कर सकता हूँ। इस दौरान ये दोनों भी मू चैन के भी बारे में बात करते हैं, खास करके चीफ टाई कांग, क्योंकि इन्हें मालूम था कि नॉर्दर्न सी ड्रैगन से ही मू चैन ने थंडर गॉड फेजिक भी सीखा था। और ये बोलते हालांकि 5 साल तक उसका न्यूज नहीं मिला, पर मैंने इतना सुना था कि डिवाइन ग्रेड के भी हेवनली सॉवरिन उसके मैच नहीं थे। हालांकि आजकल शायद 3-4 सालों से उसका कोई न्यूज नहीं मिल रहा।
नॉर्दर्न सी ड्रैगन के भी चेहरे पर एक स्माइल था। ये बातें कर रहे थे और ये जो शील्ड था धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था और फिलहाल ये टूट भी जाता है। सातों डेमन एम्परर्स का इन्हीं पर नजर था, यानी नॉर्दर्न सी ड्रैगन पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग यही थे। नॉर्दर्न सी ड्रैगन भी अपने थंडर गॉड वाली ऑरा को यहाँ पर रिलीज करते हैं और एक के बाद एक कई सारे थंडर पाम्स इनकी तरफ बरसाने लगते हैं। पर जो इन सातों ने अपने फिस्ट अटैक किए थे, इनमें से कुछ एक अब नॉर्दर्न सी ड्रैगन की तरफ पड़ते हैं और अटैक्स इतने पावरफुल थे कि नॉर्दर्न सी ड्रैगन काफी दूर जाकर गिरते हैं। इवन इनके कपड़े भी फट जाते हैं और काफी ज्यादा यानी सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे। बच्चे भी यहाँ पर चिल्लाते हैं कि लॉर्ड सी ड्रैगन इधर चिल्लाते हैं, हालांकि दर्द में थे कि बच्चों को लेकर निकल जाओ। एक बार फिर से उठते हैं और इन सातों डेमन एम्परर्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें थोड़ा टाइम निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चे ये यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। और फिलहाल ये डिसाइड करते हैं ये खुद को एक्सप्लोड कर देंगे। माहौल काफी टेंस था। सी ड्रैगन को देखकर कांगशिंग हो या जुआनटोंग या किंगलिंग हो या बाकी लोग ये काफी इमोशनल हो चुके थे। और इधर चीफ टाइकांग इन सभी को कहते हैं यहाँ से निकल जाओ। कांगशिंग वगैरह जानते थे कि ये कुछ कर नहीं सकते और वही वो जो सातों डेमन एम्परर्स थे सी ड्रैगन की तरफ फिर से बढ़ते हैं और अलग अलग एंगल से एकदम रूथलेस अटैक इनकी तरफ बढ़ा देते हैं। पर अचानक से तभी स्पेस में कुछ ऑरास प्रकट होती हैं और एक ही अटैक में जो सातों डेमन स्वॉर्ड्स थे इन्हें ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो दूसरा वाला स्पिरिचुअल लाइट था उनमें से 3 डेमन एम्परर को तुरंत ही बांध देता है और पलक झपकते वो अटैक इतना पावरफुल था कि बस वो बांधता नहीं है बल्कि इनको यहाँ से गायब ही कर देता है। अचानक से सी ड्रैगन के बगल में एक स्पेस खुलता है और एक स्लेंडर फिगर प्रकट होती है। नॉर्दर्न सी ड्रैगन जो कि खुद को एक्सप्लोड करने वाले थे, अब इस लड़की का जब शोल्डर पे इनके हाथ पड़ता है तो तुरंत इनकी ऑरा फिर से सप्रेस हो जाती है। सी ड्रैगन अब इस लड़की की तरफ देखते हैं और हैरान थे और ये लड़की भी इन्हें प्यार से एकदम कहती है कि सीनियर सी ड्रैगन, अगर आप अपने को एक्सप्लोड कर दोगे तो मैं मूचेन को क्या कहूंगी। फिलहाल इस लड़की की तरफ बाकी सभी लोग देख रहे थे, खास करके कांगशेंग, जुआनटोंग वगैरह, और ये सरप्राइज भी थे क्योंकि ये 3 लोग तो इन्हें देखकर हैरान थे, खास करके यंगर जनरेशन के, कि तो काफी सुंदर है। सुनीर इनकी तरफ देखती है और कहती है ये तो तुम्हारी सीनियर लोअली गॉडेस लू एसोसिएशन की फाउंडर। और सुनीर इनसे कहती है कि मैं तुमसे हमेशा कहती थी ना कि जो तुम्हारे सीनियर्स हैं मूचेन और लोअली ये काफी पावरफुल है, देख लो आज। लड़कियां भी काफी खुश थी कि सीनियर लोअली ये सच में काफी पावरफुल है, डेमन एम्परर्स इनके मैच नहीं है और ये इतनी सुंदर भी कैसे हो सकती है। कांगशिंग और जुआनटोंग ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमें लगा नहीं था कि इतनी पावरफुल बन जाएगी। किंग जुआन उतना सरप्राइज फील नहीं करती, हालांकि इन्हें बताती है कि लोअली का भी अपना कुछ लक था, इसीलिए वो इस लेवल पे पहुंच गई और हम भी कुछ समय में हेवनली सॉवरेन बन जाएंगे। नॉर्दर्न सी ड्रैगन अभी भी शायद लोअली को पहचान नहीं पाते और इसे थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि जब ये लास्ट टाइम लोअली से मिले थे तो ये छोटी बच्ची थी और फिलहाल ये एक स्त्री में बदल चुकी थी। और क्योंकि इसने लुओ गॉड सेलेस्टियल बॉडी को भी कल्टीवेट किया था तो इसकी सुंदरता शायद शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल ही होगा। लोअली अब इनको अपना इन्फॉर्मेशन देती है कि मैं यही की स्टूडेंट हूँ और थंडर गॉड फिजिक आपने जिसको सिखाया था मूचेन, मैं उसी के साथ पढ़ी हूँ। नॉर्दर्न सी ड्रैगन को अब समझ में आता है क्योंकि उस समय थोड़े वो भी एक अलग स्टेट में जा चुके थे। अब इधर जो बाकी 4 डेमन्स थे वो लोअली की तरफ देखते हैं और ये काफी गुस्से में थे और ये चारों कहते हैं तुमने जो किया है तुम भी नहीं बचोगी और न यहाँ पर कोई। लोअली भी कहती है तुम लोग बस एक डेमन एम्परर हो, एटलीस्ट अगर हेवन डेमन एम्परर होता तो कुछ बात होती। अब इधर लोअली के सामने कई सारे लोग एक के बाद एक प्रकट हो जाते हैं। फिलहाल जायो और लिंगजिंग ये आगे जाते हैं और इन चारों डेमन एम्परर से फाइट करने लगती है। इस दौरान लोअली इसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है जहां पर इसने बाउंडलेस डेमोनिक ऑरा उसे फील किया था। वहीं फिलहाल जायो अपने 7 कलर्ड पाइथन से सीधा एक डेमन एम्परर को निगल ही जाती है। लिंजिंग के पास भी एक वेब था जिससे कि ये एक डेमन एम्परर को मार देती है। बाकी भी जो बचे दो थे ये इन दोनों को एक्सप्लोड करा देती है। तो चारों डेमन एम्परर ये मारे जा चुके थे। पर इस दौरान ये दोनों लेडीज भी उस डेमोनिक ऑरा को जो कि मानो बाउंडलेस हो उसे फील कर चुकी थी। लोअली अभी भी उसी तरफ देख रही थी और शायद इन्हें लगता है कि अब वो ऑरा अपने को रिवील करने वाला है। माहौल शांत था, डेमोनिक फ्लक्चुएशंस अब ये गायब हो जाते हैं और यहाँ पर एक राजगद्दी टाइप कुछ दिखता है जहां पर एक डेमन कॉप्स बैठा हुआ था, मानो ये एक डेथ गॉड हो। तीनों लड़कियां इसे पहचान जाती हैं, ये तो ब्लैक कॉप्स हेवन डेमन एम्परर है। इन्हें समझ में नहीं आता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। अब हेवन लेवल का डेमन एम्परर इसे देखकर तो नॉर्दर्न सी ड्रैगन का भी चेहरा एकदम उतर जाता है, क्योंकि जो एविल क्लैन है उसमें जो टॉप लेवल के हेवन डेमन एम्परर्स हैं उनमें से एक है सेंट डेमन एम्परर और ये दूसरा है ब्लैक कॉप्स हेवन डेमन एम्परर, यानी कि इसका पावर लेवल डिवाइन ग्रेड के हेवनली सॉवरेन के बराबर माना जा सकता है।
इवन शायद उनके लेट फेज के बराबर। तीनों लड़कियों को भी पता था कि इतना पावरफुल है कि आराम से सीनियर किंटियन और स्वॉर्ड सेंट को मैच कर सकता है। और फिलहाल कॉर्प्स एम्परर का भी ध्यान इन तीनों लड़कियों पर था और इसके अंदर फिलहाल एक किलिंग इंटेंट जाग चुका था। और ये गुस्से में कहता है, क्योंकि तुमने मेरे 7 डेमन एम्परर्स को मारा है तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं बचने वाला। इस दौरान लुओली कहती है कि आप तो काफी पावरफुल हो, आपको तो फ्रंट लाइन बैटल लड़ना चाहिए हमारे सीनियर्स के साथ। आप यहाँ पर हमारे जैसे लोग जो कि वीक है यहाँ पे क्या कर रहे हो? कॉर्प्स एम्परर कहता है, हमें बस वॉर जीतने से मतलब है, चाहे टैक्टिक्स कुछ भी यूज करो। और ये सही और गलत ऐसा कुछ नहीं होता। लुओली समझ जाती है कि आर्गूमेंट में ये ऐसे ही बकलोली करेगा और ये तुरंत ही अपने ग्रेट स्पिरिट एंशिएंट डायग्राम को एक्टिवेट करने लगती है। कॉर्प्स एम्परर हंसता है कि तुम मुझे रोकोगी। लुओली समझ जाती है और इससे कहती है, वैसे भी मैं बस तुम्हें थोड़ा डिले करने वाली हूँ, कोई ना कोई सीनियर तब तक यहाँ पर आ ही जाएगा। फिलहाल ये कॉर्प्स एम्परर भी अपने डेमोनिक ऑरा को रिलीज करता है और एक पावरफुल हैंड अटैक लुओली की तरफ बढ़ा देता है। फिलहाल इस अटैक के सामने न तो जायो कुछ थी न तो लिंगजिंग। लुओली भी कुछ खास नहीं थी, पर इसके पास जो स्पिरिट डायग्राम था शायद उसकी मदद से ये इसे फाइट कर पाए। तो गाइज एक चीज मैं और बताऊंगा, अब मेरे को बात बताना, ये ऑथर कितना बकलूल है। जायो इतनी पावरफुल थी और अचानक से इसने इसको भी नर्फ कर दिया, लिंगजिंग को भी, और लुओली को ज्यादा पावरफुल दिखा दिया। क्या आगे बढ़ते हैं। अभी जो एंशिएंट डायग्राम था एक अम्ब्रेला का शेप ले लेता है जो कि काफी बड़ा था और पूरे स्पेस को यहाँ पे ढक लेता है। इसका पावर डिवाइन ग्रेड के हेवनली सॉवरेन के बराबर माना जा सकता है। हालांकि जैसे डेमोनिक ऑरा इस अम्ब्रेला से टकराता है, अम्ब्रेला भी अब टूटने लगता है, पर फिर भी वो जो ब्लैक हैंड अटैक था लुओली उसे डिसॉल्व कर देती है। पर लुओली जानती थी कि अभी तो एक अटैक इसने झेला है, अभी तो ये शुरुआत है बैटल की। कॉर्प्स एम्परर भी कहता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो हैं और क्योंकि तुम इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो पहले मैं इन्हीं को मारूंगा। और फिर से ये हवा को मानो निकलता है और एक ब्लैक स्टॉर्म यानी कि ऐसा अटैक करता है कि जिससे कि बारिश की बूंदें ब्लैक कलर में बदल जाती और पूरे स्पेस को एक डेथ पावर के समान कवर कर लेती है। और जहां भी ये ब्लैक बूंदें गिरती थी वहां का पूरा मतलब लाइफ फोर्स से मानो खत्म हो जाता हो और कोई भी बच्चा अगर इसे टच कर लिया तो उसका मरना फिक्स था। लुओली फिर से एक बार हैंड सील्स बनाती है, ग्रेट एंशिएंट स्पिरिट डायग्राम। ये फिर से हवा में उड़ने लगता है और फिलहाल इसकी मदद से ये स्पेस में बादल बना देती है। स्पिरिचुअल क्लाउड्स और ये ब्लैक रेन फिलहाल एक दूसरे से टकराने लगते हैं। हालांकि इसमें भी लुओली को ही घाटा हो रहा था, इसके स्पिरिचुअल क्लाउड्स धीरे धीरे इरोड होने लगते हैं और ये भी समझ रही थी कि अगर ये ज्यादा हो रहा यूज की तो इसका पूरा ही स्पिरिचुअल की गायब हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कॉर्प्स एम्परर ये स्माइल कर रहा था। समय बीतते जाता है और धीरे धीरे ये जो स्पिरिचुअल क्लाउड्स थे अब ये लगभग छट ही गए थे और लुओली का चेहरा उतरते जा रहा था। पर फिर भी ये हार मानने को तैयार नहीं थी। नॉर्दर्न सी ड्रैगन और चीफ टाइकान, जब ये तीनों लड़के यहाँ पे प्रकट हुई थी तो इनको उम्मीद था, लेकिन फिर ये कॉर्प्स एम्परर आ गया और माहौल पहले से भी बदतर वैसा कुछ हो गया। कियानिर और किंग्सवान को भी दिखाया जाता है, इनका भी चेहरा उतर चुका था। कियानिर जिसके के पास एक जेड टैलिस्मैन था, इसे ये पकड़ लेती है जो कि बहुत समय पहले इसे मूचेन ने दिया था और कहा था कि अगर कभी भी डेंजर में रहो तो इसे बस क्रश कर देना, मैं आ जाऊंगा। धीरे धीरे ये स्पिरिचुअल क्लाउड्स लगभग खत्म हो चुके थे और कॉर्प्स एम्परर अभी जो बारिश की बूंदे बरसा रहा था इन्हें एकदम कंडेंस करके एक वाटर बॉल बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का था और इसे ये इन लोगों की तरफ बढ़ा देता है। कियानिर समझ चुकी थी कि यही समय है, ये तुरंत ही उस टैलिस्मैन को क्रश कर देती है। लुओली भी यहाँ पर उस ब्लैक वाटर बॉल को आते हुए देख रही थी और एक बार फिर से ये फोर्सफुली अपनी ऑरा को यूज करने को देखती है, पर इसे मालूम था कि शायद इस अटैक को ये भी झेल नहीं सकती है। लोग यहाँ पर अब अपनी आंखें बंद करने लगते हैं। टाइकांग भी कहते हैं कि सब खत्म हो चुका है। अब जैसे जैसे ये ब्लैक बॉल आगे बढ़ता है ये एक समुद्र के समान धीरे धीरे एक्सपैंड भी होने लगता है, पर लुओली अभी भी स्पिरिट डायग्राम को यूज कर रही थी। ये आखिरी बार इस बैटल को कंटिन्यू करना चाहती थी, पर तभी अचानक से यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होता है यानी कि स्पेशियल होल, और एक बंदा यहाँ से बाहर निकलता है जो कि जस्ट इसके सामने खड़ा हो जाता है और ये बंदा अचानक से वो जो डेथ ओशियन था उसे पकड़ लेता है और जैसे उसे ये टच करता है वो एक ब्लैक क्रिस्टल में बदल जाता है और इस ब्लैक क्रिस्टल को ये बंदा ऐसा क्रश कर देता है यानी कि पाउडर में बदल देता है। नॉर्दर्न एकेडमी के लोग जो कि इस समय आंखें बंद कर रहे थे इस बंदे को देखकर, इसकी पावर को देखकर एकदम हैरान थे और ये सोचते यार ये कौन हो सकता है जो कि कॉर्प्स हेवन डेमन एम्परर के पावर को भी एकदम आराम से क्रश कर सकता है। कॉर्प्स एम्परर भी कहता है ये कौन हो तुम, और ये काफी गुस्से में था। पर तभी यहाँ पर एक हंसने की आवाज आती है कि कॉर्प्स एम्परर, अगर तुम्हें यहाँ पर हैवोक मचाना था तो तुम्हें मेरा परमिशन लेना चाहिए था। और ये था मूलचंद, चाहे कांगशेंग हो या जुआनटोंग, बाकी लोग एकदम अवाक रह जाते हैं
कि 5 सालों से ये बंदा गायब था, फाइनली यहाँ पे प्रकट हुआ है। सुनीर तो मूचैन को देखकर एकदम ब्लैंकली देख रही थी और काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और ये जो लुओ गॉड एसोसिएशन के बच्चे थे यानी डिसाइपल्स, उनको कहती है ध्यान से देखो, यही है तुम्हारे सीनियर मूचैन। बच्चे भी एक साथ कहते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां, ये इतने यंग हैं और ये कितने औसम हैं। और सुनीर कहती है क्योंकि ब्रदर मूचैन आ चुके हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। पर बच्चे फिर भी कहते हैं कि ये तो कॉप्स एम्परर है ना, इनसे तो शायद बस फाइट फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर कर सकते हैं। पर सुनीर कहती है बस तुम ध्यान से देखो। लुओनी भी यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाती है मूचैन को देखकर। मूचैन भी इसकी तरफ स्माइल करता है कि मैं लेट नहीं हूं ना। हालांकि मूचैन फिर भी लुओली से माफी मांगता है। मूचैन फिलहाल यहाँ पर इसे हग करने लगता है। लुओली फिर से दूर इसे थोड़ा सा फेंक देती है कि अभी फायदा मत उठाओ। फिलहाल मूचैन भी हंसता है और ये पलट करके कॉप्स एम्परर की तरफ देखता है। इसके चेहरे पर एक स्माइल था और कहता है कि कॉप्स एम्परर एक बार फिर से हम मिल ही चुके हैं। क्योंकि बहुत पहले जब मूचैन लोअर प्लेन में था और ये हेवनली सॉवरेन के लिए ट्राई कर रहा था तो कॉप्स एम्परर ने इसे मारने की कोशिश किया था और उस समय मार्शल एंसेस्टर ने इसे बचाया था। कॉप्स एम्परर भी हंसता है कि लास्ट टाइम तो तुम्हें किसी ने बचा लिया, पर इस बार कोई नहीं। तुमने मेरे बेटे को मारा है, आज तो तुम नहीं बचोगे। अब लोग भी यहाँ पर हैरान थे, मतलब मूचैन का इस कॉप्स एम्परर के साथ पुराना दुश्मनी है। कॉप्स एम्परर देखता है और मूचैन से कहता है चलो मैं मानता हूँ कि तुम डिवाइन गेट के सॉवरेन हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे। कॉप्स एम्परर यहाँ पर अपनी ऑरा से एक कॉप्स डेमन बैनर बनाता है जिसमें मानो कई सारे डेमोनिक फिगर्स मर्ज होंगे और एक नदी के समान ये मूचैन की तरफ इसे बहा देता है। इसे एक कहता है कॉप्स डेमन नीदर रिवर। पर मूचैन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, एक उंगली को, और बोलता है इमोर्टल एंशिएंट रिवर। अब दोनों नदियां एक दूसरे से टकराने लगती है। बेसिकली ये थे और आज पर नदी के समान बह रहे थे। और जब ये कोलिजन होता है तो कॉप्स एम्परर ये खुद हैरान था और पलक चपकते नीदर रिवर को मूचैन डिसॉल्व कर देता है। अब इस समय कॉप्स एम्परर एक फॉर्मिडेबल ऑरा मूचैन की बॉडी से फील करता है, जो कि शायद इसके लिए भी एक खतरा था। ये हैरान था कि क्या कुछ समय पहले जो फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर जिस लेवल पर थे, क्या ये बंदा भी वो पहुंच चुका है, और वो भी 5 सालों में। ये काफी सरप्राइज था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब ये फिर से एक अटैक बनाता है जिससे कि ये हेवनली कॉप्स गॉड डेमन गोलेम अटैक कहता है और एक डेमोनिक ऑरा से घिरा हुआ गोलेम मूचैन की तरफ बढ़ने लगता है। लोगों के हिसाब से इस गोलेम में इतना पावर था कि पूरा एक कॉन्टिनेंट को अकेले उड़ा सकता है। कॉप्स एम्परर मूचैन की तरफ देखते हैं और फिलहाल ये अपनी बॉडी को इस गोलेम के साथ मर्ज कर लेता है और ये काफी गुस्से में मूचैन से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा था और आज ही का दिन है जब तुम मारे जाओगे। मूचैन इसकी तरफ देखकर कहता है क्या ये तुम्हारा सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है, और अगर ऐसा है तो गो टू हेल। अब ये सुन करके कॉप्स एम्परर भी हंसता है और मूचैन को गाली देता है कि पास्ट में भी मैं तुम्हें मार सकता था और अब भी, क्योंकि मूचैन फिलहाल इसको चींटी के समान समझ रहा था। और कॉप्स एम्परर को इससे काफी गुस्सा आता है क्योंकि इसका कद एविल क्लैन में काफी ऊपर था। कॉप्स एम्परर फिलहाल हैंड सील्स बनाता है और अपने पाम पर एक पावरफुल अटैक क्रिएट करता है जो कि शायद आराम से लेट फेज के डिवाइन सॉवरेन को भी इंजर्ड कर दे, जिससे कि ये कहता है हेवनली कॉप्स घोस्ट डेमन सील, और ये मूचैन की तरफ बढ़ा देता है एक पंच के रूप में। जहां से भी ये पंच गुजरता है मानो वहां का जो लाइफ फोर्स हो वो गायब सा होने लगता है। सभी लोगों की नजरें अब इस बैटल पर टिकी हुई थी। इवेलिन का रूह भी एक बार को कांप जा रहा था। नॉर्दर्न सी ड्रैगन भी इस प्रकार की पावर को पहली बार देख रहे थे, विटनेस कर रहे थे। मूचैन यहाँ पर अभी भी शांत था और अपने फिंगर को आगे बढ़ाता है और आते हुए उस डेमोनिक सील की तरफ इसे पॉइंट करता है। पर जो कॉप्स एम्परर का सील था ये इतना बड़ा था कि इसके सामने मूचैन भी फिलहाल एक चींटी के समान लग रहा था। सील काफी करीब थी और कॉप्स एम्परर कहता है डाई। पर जैसे ही ये पावर मूचैन को राख में बदलने वाली थी, लोग इस बात पर हैरान थे कि मूचैन अभी भी स्माइल कर रहा था और मूचैन बस अपने फिंगर से इस डेमोनिक सील को ऐसा टच कर देता है और एक साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, एक ऐसा फोर्स जो पलक चपकते मानो हेवेंस और अर्थ को भी शांत करते। अब इस सीन को देखकर चाहे लुओली हो, जायो हो, लिनसिंग हो, सभी की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसा प्रेशर जिसको ये भी फील करती हैं। बाकी लोग इस प्रेशर से तो अपने आप मतलब नील डाउन होने ही लगते हैं। मूचैन बीच में ही इस सील को रोक चुका था। अब इस बार ये एक फ्लिक करता है और ये जो सील था धुएं में बदल के गायब हो जाता है। कॉप्स एम्परर इसको तो समझ में नहीं आ रहा था और अब ये भी डरने लगा था। ये हैरान था और ये कहता है ये तो वर्ल्ड्स पावर है, ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। ये तो जो हेवन डिक्लेरेशन में अपना नाम लिख देता है ये उसके पास होता है, तुम ऐसा कैसे कर पाए। मूचैन इससे कहता है उससे तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आज तुम बचने नहीं वाले हो। फिलहाल तुम्हें अपनी लाइफ बचाने पर ध्यान देना चाहिए। मूचैन जो पावर यूज कर रहा था अब इसके गोलेम को भी ये पिघलाने लगता है
कॉप्स एम्परर चिल्लाता है, मतलब तुम तीसरे हो जो हेवेंस डिक्लेरेशन में एंटर कर चुके हो। मुझे अपने सीनियर्स को बताना पड़ेगा। फिलहाल इसका गोलम यहाँ पर एक्सप्लोड कर जाता है और एक डेमोनिक ऑरा चारों तरफ फैलने लगती है। पर फिलहाल मू चेन, क्योंकि मानो ये पूरे स्पेस को कंट्रोल कर रहा था, तो ये कॉप्स एम्परर को यहाँ से भागने नहीं देना चाहता था। कॉप्स एम्परर फिलहाल इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कॉप्स एम्परर ये भाग रहा था। मू चेन इसके सामने प्रकट होता है और कॉप्स एम्परर कहता है, तो ग्रेट 1000 वर्ल्ड ने प्रिपरेशन किया है और तुम शायद उनकी आखिरी उम्मीद हो। मू चेन कुछ बोलता नहीं है। फिर भी कॉप्स एम्परर दोबारा कहता है, क्या होता है, क्या हुआ अगर तुम फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर के आसपास पहुंच गए? फिर भी तुम हमारे मास्टर्स को तीनों मिलके भी हरा नहीं पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं, तुम बच्चे हो भी, कि हमारे मास्टर कितने पावरफुल हैं। इस बार ग्रेट 1000 वर्ल्ड ये तो पक्का डिस्ट्रॉय होगा। मू चेन कहता है, अगर तुम्हारा बकवास हो गया तो गो टू हेल। अब ये अपने पंजे से एक ऐसा पावर क्रिएट करता है कि कॉप्स डेमन एम्परर यहाँ पर फाइनली एक्सप्लोड कर जाता है। अब जैसे ये मर जाता है, नॉर्दर्न एकेडमी के लोग एक चैन की सांस लेते हैं। मू चेन फिलहाल इनके लिए एक उगते हुए सूरज के समान था और यहाँ पर मू चेन की जय जयकार होने लगती है। मूल चंद। चीफ टाइका, नॉर्दर्न सी ड्रैगन, ये लोग काफी एक्साइटेड थे और जो बाकी एकेडमीज वाले लोग थे इनकी तारीफ करते हैं कि आपका डिसाइपल ये एक एक्सेप्शनल बंदा है।